यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 25 है, ठीक है 25, और यहाँ पर फुल लिंक के हिसाब से दूसरा टेस्ट है, राइट। इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक है, सिलेबस यहाँ पर सब दे रखे हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस इसका है, तो और करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। आते हैं क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 क्या है देख चुके थे इसका, ठीक है। पार्ट 1 में यहाँ पर हम लोग ने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। अब यहाँ से करेंगे 51 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसको। आते देखते हैं क्वेश्चन 51 से करते हैं। और सुबह मैं डेली टारगेट आपको दे चुका हूँ आज। जो आज का डेली टारगेट है, क्या यहाँ पर आपको चीज़ें पढ़नी है, एक दिन में क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई हैं, ठीक है। और अभी कल से मैं एक टॉपिक को और ऐड करने वाला हूँ उसमें, राइट। और उसमें क्वेश्चन और बढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में जो जैसे करंट अफेयर्स करा दूँ करीब 10 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट। देख सकते हो जाके। और आपको यहाँ से शायद किसी मैगजीन या करंट अफेयर्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह से मैं ढूंढ के क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन है, ठीक है, द हिंदू है, या फिर PIB वहाँ से। तो देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। टाइम आपको निकाल के वो देखना है, कवर करना है, और इसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। आते क्वेश्चन 51 से डिस्कस करते हैं, देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों के संबंध में विचार करना है। पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से संचलित हो सकती है। पहली बात यहाँ से 51 का क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरी बात है, इस तरंगे पृथ्वी के बाह्य कोट से होकर नहीं गुजर सकती है। सेकंड बात क्या होगा यहाँ से, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस तरंगे जो होती है द्वितीयक अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिनमें यहाँ पर भूमि ऊपर नीचे दाएं वायुकंपन करती है, अर्थात यहाँ पर कणों की जो गति होती है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। और इस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये द्रव या तरल को गैसीय माध्यम से होकर संचालित नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की बाह्यकोर आउटर कोर तरल अवस्था में होती है, इसलिए इस तरंगे यहाँ अवरुद्ध हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप भूकंप के उपकेंद्र लगभग 103 डिग्री से आगे एक बड़ा अस्तरंग छाया क्षेत्र बनाता है। तो ये बात दोनों सही हो जाएंगी। 51 का आंसर सी। 52 है, वस्त्र प्रदूषण के संबंध में विचार करना है। पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे कृत्रिम सिंथेटिक वस्त्र धुलाई के दौरान माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में योगदान करते हैं। पहली बात 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड बात है, वस्त्र रंगाई और प्रसंस्करण इकाइयाँ भारी धातुओं और विषैले रंगों वाले रासायनिक अपशिष्ट प्रमुख स्रोत होते हैं इसके। सेकंड बात करेक्ट होगी भी। तीसरी बात है, कपास और जूट जैसे प्राकृतिक रेशे अपने जीवन चक्र के किसी भी चरण में कोई पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो रेशे होते हैं ये सामान्यतः कृत्रिम रेशों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माने जाते हैं, फिर भी इनका उत्पादन और प्रसंस्करण पूरी तरह से पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त नहीं होता है। तो ये बात गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण के लिए मान सकते हो कपास की खेती में पर्याप्त बड़ी मात्रा में जल और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, और प्राकृतिक रेशों प्रसंस्करण को लेकर के रासायनिक उपचार शामिल हो सकते हैं। तो तीसरी बात यहाँ से गलत है, पहला दूसरा करेक्ट होगा, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद की घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा 53 का संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर दूतंत्रों की स्थापना की घोषणा की है। ये एक तो पहला हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पैनल और शासन पर संवाद करना, ठीक है, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, काकतीय वंश के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। ये बोले हुए प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य के संबंध थे। देखो, जो काकतीय वंश था उदय में 12वीं शताब्दी के और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। प्रारंभ में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे और वारंगल के निकट एक छोटे से क्षेत्र में शासन करते थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का काकतीय वंश के सामंत थे। तो ये बात पहली बात इसकी क्या होगी, गलत है। गलत पूछा तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, बाकी सब इसके स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है, ठीक है। आते क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा कि यहां पर जो करेक्ट आंसर 55 का 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। तो ये यहां से सही आंसर है 1833।
3 का चार्टर एक्ट, राइट। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित महासागरी जो स्थल रूप है उसके उथले हुए गहरे क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, जैसे कि महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी ढाल, वितली मैदान और महासागरी कर्त। इनमें से कितने यहाँ पर जो कूट हैं ये महासागरी स्थल रूप को गहरे क्रम में, उथले से गहरे क्रम में जाएंगे, तो क्रम इसको बताना है, ठीक है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा इसे व्यवस्थित करेंगे, तो आंसर होगा 56 का। एक तो यहाँ से पहला महाद्वीपी मग्न तट होगा, उसके बाद महाद्वीपी ढाल, ठीक है, उसके बाद वितली मैदान और उसके बाद आपका चौथा महासागरी गर्त। सभी यहाँ से इसके सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महासागर का जो तल होता है एक समतल मैदान नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर इसमें स्थल पाए जाते हैं। बाकी क्या होता है, इसमें स्थल पर पाए जाते हैं और इसमें भू आकृतिक रूपों में समान विविध स्थल रूप देखे जाते हैं। जब हम तटरेखा से खुले महासागर की ओर बढ़ते हैं तो गहराई एक निश्चित क्रम में बढ़ती जाती है, ठीक है, और महाद्वीपी मग्न तट सबसे उथला भाग होता है, तो याद रखना है। तो ये यहाँ से इसका सबसे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 57 है, 57 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न श्रेणियों और वस्तुओं के लिए यहाँ पर जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर ये किया गया है विश्व सीमा शुल्क संगठन, बी यहाँ से सही आंसर होगा 57 का, ठीक है। आते क्वेश्चन 58 यहाँ से, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई निषिद्ध होगा। आंसर जाएगा 58 का करेक्ट आंसर। एक तो निषिद्ध है जिसमें पहली बात कि चित्त फंड, ठीक है, निधि फंड, और चौथा आपका फार्म हाउस का निर्माण, ये सब में क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निर्दिष्ट होगा, ठीक है, निषिद्ध होगा। 2 से 4 यहाँ से सही आंसर है, राइट, क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहाँ पर निषिद्ध बताया गया। अगर इसके अलावा कुछ और दे देगा, जैसे दे देगा आपको लॉटरी व्यवसाय, ठीक है, और जुआ सट्टेबाजी दे देगा, तो वो भी आपका शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2, 3, 4 यहाँ से सही आंसर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, एफडीआई से तात्पर्य उस निवेश से होता है जो भारत से या भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी में इक्विटी साधन के माध्यम से किया जाता है, अथवा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्ण रूप से डायलेटेड आधार पर जारी पश्चात चुकता जो पूंजी होती है उससे 10% इक्विटी के रूप में अधिक मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसके याद रखने हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ग्रंथ और लेखक अभिनय दर्पण भरत मुनि। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 59 का स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभिनय दर्पण क्या होगा इसका, अभिनय दर्पण यहाँ से जो बता रहा है बात ये गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि अभिनय दर्पण यहाँ से इस ग्रंथ की रचना का श्रेय महर्षि भरत को दिया जाता है, महर्षि भरत को दिया जाएगा, भरत मुनि को नहीं दिया जाएगा, है ना, तो गलत होगा। सेकेंड बात है अभिनव भारती अभिनव गुप्त, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, ये बात करेक्ट है, क्योंकि अभिनव भारती नाट्यशास्त्र पर लिखी गई एक संस्कृत टीका है और ये नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य सिद्धांत का प्राचीन ग्रंथ होगा और अभिनव भारती नाट्यशास्त्र का उपलब्ध सबसे प्राचीन टीका मानाता है और इसकी रचना अभिनव गुप्त ने की थी, सही बात है। तीसरा गीत गोविंद कालिदास, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य जिसकी रचना कवि जयदेव ने की थी, ठीक है, तो बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 60, क्वेश्चन 60 है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार के गैर व्यापार योग्य ऋण का हिस्सा होते हैं। आंसर देगा 60 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये पहला बोला ट्रेजरी बिल, है ना, ट्रेजरी बिल यहाँ से इसका क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक ऋण को आगे जो आंतरिक ऋण होते हैं उसके बाहर ऋण में वर्गीकृत किया जाता है और आंतरिक ऋण में अंतर्गत व्यापार योग्य जो ऋण होते हैं सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं जिसमें आप नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल है गलत हो जाएगा। आगे बोले राष्ट्रीय लघु बचत कोष द्वारा समर्थित प्रतिभूतियां, ये बात सही होगी। तीसरी बात है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिपूर्ति होती है अन्य बॉन्ड जैसे में सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना इसके अंतर्गत बकाया राशियाँ शामिल होती हैं। और यहाँ पर जो पहली वाली सेकंड वाली बात थी, यहाँ पर लघु बचत कोष समर्थित जो प्रतिभूतियाँ हैं ये भी यहाँ पर क्या होंगी, जो अंतर्गत शेष राशियों के प्रतिभूतिकरण को लेकर के विरुद्ध जारी की जाएंगी, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संबंध में विचार करना है। ये सहकारी संस्थाओं और उत्पादक संगठनों को प्रत्यक्ष
ऋण प्रदान करता है। पहली बात 61 का आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, ये ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। ये राज्य सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो गई भी। चौथी बात है, ये कृषि ऋण के लिए एनबीएफसी को पुनर्वित्त प्रदान करता है। ये बात क्या होगी, सही है गलत है, तो ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। चारों बातें यहाँ से क्या एकदम सही है, ठीक है, सभी सही है, तो डी करेक्ट आंसर है। 62, जेल वैद्युतीकरण संचलन के बारे में विचार करना है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार पृथक करने के लिए किया जाता है। पहली बात 62 का पहला करेक्ट है। जेल वैद्युतीकरण संचलन में अणुओं को पृथक किए जाने के लिए विद्युत क्षेत्र द्वारा ढकेला जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। इनके जो कण होते हैं वो विद्युत क्षेत्र द्वारा छोटे छोटे छिद्र जेल से होकर ढकेले जाते हैं और अणु जेल में छिद्रों में बने होते हैं। इसकी लंबाई और अपने विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। इसका अर्थ होता है कि एक बड़े डीएनए अणु की तुलना में छोटा डीएनए अणु जेल के माध्यम से दूरी तय करता है, ठीक है। दोनों बातें सही है, आंसर 62 का सी। 63 है 63 नंबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के बारे में विचार करना है। ये किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत स्थापित किया गया था। पहली बात 63 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को मार्च 2007 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड, ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून और नीतियाँ बाल अधिकारों से संगत होगी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर 2 और 3 यहाँ से सही है, तो 63 का बी। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाल ही में सुर्खियों में रही माइक्रोडॉट्स प्रौद्योगिकी के संबंध में सही व्याख्या करता है, ठीक है। माइक्रोडॉट्स के बारे में जो सही व्याख्या करता है वो बताना है आपको कौन सा होगा। इस तकनीक को माइक्रोडॉट्स कहा जाता है, जो इन बिंदुओं को हटाना लगभग संभव बताएगी। जैसे कि यहाँ पर इस तकनीक में पूरे वाहन पर वाहन पहचान नंबर के साथ यहाँ पर हजारों छोटे छोटे लेजर डॉट्स उकेरे जाते हैं। ये डॉट्स इंजन में भी यहाँ पर लिखा जाते हैं, राइट। तो यही तकनीकों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोडॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हटाना असंभव होता है, राइट। अधिकांश चोरी किए गए जो वाहन है उसमें पता लगाने के लिए यहाँ पर कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाहन चोर को नष्ट करने से पहले यहाँ पर इंजन और अन्य कीमती भाग को निकाल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है 64 का। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा मेक्सिको की खाड़ी सीमाएं साझा करते हैं? इनमें से कौन कौन है मेक्सिको की खाड़ी सीमाओं को साझा करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला। तो करेक्ट आंसर 65 का होगा। यहाँ से ये 2 सिर्फ यहाँ पर करेंगे। कौन कौन सा? देखो, एक तो यहाँ पर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उत्तर में मेक्सिको, पश्चिम और दक्षिण में मेक्सिको यहाँ पर नहीं दे रखा है, आप लिख सकते हो, राइट। और क्यूबा दक्षिण पूर्व में, ठीक है, इसकी सीमाएं मेक्सिको की खाड़ी से लगेंगे। यहाँ पे वेनेजुएला गलत हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित पर विचार करना कौन सी भारत की स्थानिक प्रजातियां हैं? भारत की स्थानिक प्रजातियों में से कौन सी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। एक तो नीलगिरी तहर भारत का स्थानिक है, ठीक है। नीलगिरी तहर संकटग्रस्त बकरी की प्रजाति होती है। यह पर्वतीय खुर वाला एक पशु है जो दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से देखा जाता है, तमिलनाडु केरल की स्थानिक प्रजाति में। सेकेंड बात है शेर पूंछ वाला मकाऊ, है ना, लैंड टेल मकाऊ, शेर पूंछ नहीं होगा, इस पर ट्रांसलेट गलत किया इसने, लैंड टेल मकाऊ बोलेंगे इसको, है ना। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा हम लोगों को। ऐसा अगर हिंदी में पढ़ोगे तो गलत करके आओगे क्वेश्चन। लैंड टेल मकाऊ उसको बोलते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, अंडमान की जंगली सुअर, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि अंडमान की जंगली सुअर की एक उप प्रजाति जो विशेष रूप से भारत के अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। और लैंड टेल मकाऊ जो है ये संकटग्रस्त प्राचीन विश्व स्तर का बंदर है जो प्राइमेट कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। एंडेमिक है यहाँ पर भी, एंडेमिक मतलब स्थानिक है। हिम तेंदुआ ये गलत है, क्योंकि हिम तेंदुआ केवल भारत में नहीं बल्कि यहाँ पर मध्य और दक्षिण एशिया में भी विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। उज्बेकिस्तान, भूटान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, ये सब में। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर बी। 67 है, जैन धर्म के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? जैन धर्म इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, ध्यान रखना है, क्योंकि जैन धर्म को लेकर के मैंने आपको कल डेली टारगेट कराया था ना, कल, हाँ 9 नंबर जैन धर्म, हाँ कल 9 नंबर टॉपिक कराया था मैं डेली टारगेट का, ठीक है, 19 फरवरी। उसमें मैंने जैन धर्म को लेकर के पूरा करंट में दिखाया था आपको कि जो पीआईबी में न्यूज़ आई थी वो, और वहाँ पर देख सकते हो करीब यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे
हर टॉपिक के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ आपको डेली टारगेट सबको जोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह 9 बजे होता है, उसमें आपके टॉपिक दिए जाते हैं, साथ में करंट अफेयर्स। और शाम को 6 बजे जो होता है, जो टॉपिक दिए जाते हैं उसके जो MCQs बनते हैं स्टैटिक के, वो भी करते हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना है आपको। यूट्यूब पर देखना है और टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैन धर्म में आते हैं। जैन धर्म के बारे में कौन सा सही है? पहली बात है, वहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई मैंने, है ना, एक बार जाके देख सकते हो, PDF भी आपको मिलेगा हर चीज़ का। इसने अपने अनुयायियों को लीक कृषि की अभ्यास को निषेध किया है, पहली बात। 67 का करेक्ट है। दूसरी बात है, इसने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन इन्हें जीन से नीचे स्थान दिया है, सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, इसने बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, ये बात करेक्ट है ना। तो आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही है, 67 का डी। 68 आते हैं, पौधों में फ्लोएम परिवहन के संबंध में विचार करना है। ये दाब प्रवाह, द्रव्यमान प्रवाह परिपक्व जो परिकल्पना होती है उसका अनुसरण करता है, क्या सही है? नहीं, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोएम होता है जीवित संवहनी ऊतक होता है, जो पौधे में कार्बनिक पोषक तत्व मुख्य रूप से सुक्रोज के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। दाब प्रवाह या जो द्रव्यमान प्रवाह होता है, इसकी परिकल्पना फ्लोएम परिवहन के लिए सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत होता है। इसके अनुसार शर्करा जो स्रोत पत्तियां सक्रिय रूप से फ्लोएम में पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, विलेय पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण परासरण द्वारा जल फ्लोएम में प्रवेश करता है, जिससे उच्च टर्गर दाब उत्पन्न होता है, जो रस को उस स्थान से जड़ों या फलों की ओर ले जाता है जहां दाब कम होता है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक करेक्ट है। आगे क्वेश्चन 69, निंदा प्रस्ताव के बारे में विचार करना है। देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत जो मंत्री होता है इसके विरुद्ध लाया जा सकता है। पहली बात क्या है? 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात है, निंदा प्रस्ताव उसके अंगीकरण के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए किसी भी आधार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही होगा। क्वेश्चन 70 है, संविधान के भाग 9A के अंतर्गत महानगर योजना समिति के बारे में विचार करना है। ये संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है। पहली बात, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चयन महानगर क्षेत्र के नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को पंचायत को अध्यक्ष द्वारा अपने ही सही किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, अच्छा तीसरी बात नहीं है ना, दो ही बातें, तो आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के खाद्य तेल उत्पादन के संबंध में विचार करना है। भारतीय कृषि में तिलहन की खेती के क्षेत्रफल का सबसे अधिक होगा। पहली बात, 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो घरेलू स्तर पर खाद्यान्नों के बाद भारतीय कृषि में तिलहन का क्षेत्रफल जो होता है और उत्पादन मूल दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। 9 प्रमुख यहाँ पर तिलहन है, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर, अरंडी और अलसी। कुल फसल क्षेत्र के 14.3 मतलब 14.3% हिस्से पर उगाए जाते हैं। ये आहार ऊर्जा से 12 से 13% का योगदान देते हैं और कृषि निर्यात में लगभग 8% का योगदान देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात है, सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने वाले के बावजूद भारत अपने उपभोग का 50% से अधिक तेल आयात करता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, अरंडी और कुसुम के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है। 71 का आंसर बी, 2 बातें सही है। आगे आते क्वेश्चन 72, भारत पेरू व्यापार समझौता के वार्ता का 9वां दौर पेरू सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। पेरू में इस संदर्भ में कौन सा देश पेरू की सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो ब्राजील और एक इक्वाडोर, ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और ब्राजील इक्वाडोर हो गया, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व में बोलीविया भी साझा करता है और चिली भी साझा करता है। यहाँ पर नहीं दे रखा है दोनों, तो आप लिख सकते हो अर्जेंटीना नहीं करेगा। 1 2 करेक्ट है। 73 है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में विचार करना है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये परमाणु कणों के एक समूह
में है जो पदार्थों के मूलभूत संरचना का खंड का निर्माण करता है। तो क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा 73 का, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होगी। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट शायद सबसे रहस्यमय हो सकता है, जो गैस, द्रव, ठोस और प्लाज्मा इन सभी अवस्थाओं में से सदियों तक नहीं तो कम से कम दशकों तक अच्छी तरह से अपने अध्ययन में रह सकता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है 1990 के दशक में प्रयोगशाला में भी नहीं बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूर्य ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। पहली बात, 74 का आंसर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सेकेंड बात, चंद्रग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। ये भी स्टेटमेंट इसने घुमा दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी बात यहाँ से गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर चंद्रग्रहण क्या होगा? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य के प्रकाश चमकने वाला प्रकाश चंद्रमा का भाग सूर्य की किरणों से न मिलने के कारण एक चमक अपनी खो देता है। इसे ही चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसी दिन पृथ्वी, सूर्य ये क्या होते हैं और चंद्रमा के बीच में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात, पृथ्वी एक विशिष्ट स्थान पर लगभग प्रति 12 वर्ष में एक बार पूर्ण ग्रहण बनाती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण बनाती है। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को हर सूर्य ग्रहण देखने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता है और सूर्य ग्रहण देखने के लिए अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया काफ़ी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी के केवल छोटे ही भाग में इसे देखा जा सकता है। इसके लिए आपका ग्रहण समय पृथ्वी पर उस भाग पर होना चाहिए आवश्यक होगा जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। साथ ही आपको चंद्रमा की छाया में मार देना चाहिए। और एक बात कि यहाँ पर जो औसतन पृथ्वी पर किसी एक स्थान को लगभग प्रति 375 वर्ष में केवल कुछ मिनट में ही सूर्य ग्रहण देखने को अवसर मिल सकता है। तीसरी बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? 74 का सभी गलत हैं, तो सही पूछा है, कोई सही नहीं है। 75 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा नैनो मिसाइल किससे संबंधित होगा? नैनो मिसाइल है जी संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगों के उपचार उपयोग की जाने वाली नैनो संरचनाओं से संबंधित होगा। ठीक है, बी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 76 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत विचार करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक नई परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया था। पहली बात, 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, परिषद का निर्णय बहुमत से लिया जाता था तथा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो शक्ति प्राप्त थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिषद का निर्णय बोला कि बहुमत से लिया जाता था और गवर्नर जनरल को परिषद के नियंत्रण पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त होती थी, तो ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर परिषद की बैठकों में गवर्नर जनरल को जो द्वारा दी जाती थी, परंतु अपन के निर्णय की सभी पर बात होते थे और ये मत बराबर स्थिति में होने पर गवर्नर जनरल के पास एक निर्णायक मत का अधिकार होता था। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। 1 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। 77 है, समुद्री जल के संचयन या संचलन के संबंध में विचार करना है। उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में चक्रवातों के निर्माण के लिए एक मैन परिवहन जिम्मेदार होता है। पहली बात 77 का आंसर ये करेक्ट है। ला नीना की घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिकी तट के साथ उत्प्रवाह तीव्र हो जाता है, जिसमें क्या होता है? मत्स्य उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। दोनों करेक्ट है, 77 का 1 और 2, तो सी। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल उपयोग है? इनमें से कौन से सवाल के उपयोग होंगे? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, अपशिष्ट जल का शोधन, खाद्य अनुपूरक रूप में जैव ईंधन का उत्पादन, सभी यहाँ से आंसर सही होंगे। 78 का डी करेक्ट आंसर है। 79 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर होयसल वंश से संबंधित होंगे? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ए। एक तो पहला, ठीक है, जो चेना केशव मंदिर, और एक यहाँ से हो जाएगा आपका चौथा मल्लिकार्जुन मंदिर। 1 और 4 यहाँ से सही है, ये 79 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर होयसल राजवंश से जुड़े प्रमुख मंदिरों में से कि यहाँ पर चेन्नई केशव मंदिर जो 1117 में चोलों ने अपनी विजय की स्मृति में राजा विष्णु
वर्धन द्वारा निर्मित करवाया था। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड में भगवान शिव को समर्पित एक विशाल दोहरी गर्भगृह वाला मंदिर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और भी यहाँ पर जैसे मल्लिकार्जुन मंदिर है ना, ये हो गया राइट। और यहाँ से जैसे कि हो गया ऐरावतेश्वर मंदिर, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये 12वीं शताब्दी में बना था। और जो मल्लिकार्जुन मंदिर है ये आपका बना था अपनी विस्तृत अलंकृत स्थापत्य को लेकर के बना था। ठीक है, सौर मंदिर हो जाएगा, महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, जैसे अमृतेश्वर मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर, केशव मंदिर, तो ये सब और भी मंदिर हो सकते हैं राइट। भूसेश्वरा मंदिर है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 4 सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का ए आंसर सही होगा। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 79 80 नंबर। भारत के लिए इसरो LVM-3 M5 का प्रक्षेपण क्या का महत्व होगा? इसका जो महत्व है कि ये अंतरिक्ष में संचार उपग्रह भेजने वाला अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट होगा। पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरी बात है ये प्रक्षेपण भारतीय धरती से 4000 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह को भूतलकालिक जो कक्षा होती है GTO उसमें स्थापित करने का इससे पहला प्रयास होगा। सेकेंड बात है ये पहली बार होगा जब इसरो द्वारा यहाँ पर इतना वजन का, अभी मैंने बताया आपको, तो करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 80 का सी, 80 नंबर का सी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 81 बोला है कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सरकार के बैंकर होने के संबंध में विचार करना है। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार RBI को भारत में केंद्र सरकार के सरकारी कार्यों को करने का अधिकार होता है। पहली बात 81 का यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, वर्तमान में सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकिंग कारोबार के संचालन के लिए RBI अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। तीसरा बोला है RBI केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के मूल खातों का रखरखाव भी करेगा। तीनों बातें करेक्ट हैं, सभी तीन। 82 नंबर क्वेश्चन है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के बारे में विचार करते हैं। ये एक ऐसी नीति पद्धति है जिसमें उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादों को अनुपयोगी मान के लिए जाने के बाद उनमें निपटान प्रबंधन की जिम्मेदारी उत्पादक को पर होती है। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहां से सही है। सेकंड बात यहां से यह निपटान की लागत का आर्थिक बोझ सरकार से हटाकर उत्पादन की ओर और उत्पाद की जो स्थानांतरित कर देगी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर EPR प्रथाओं के लिए जो प्रेरणाएं होती हैं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के मिश्रण होती है। EPR निपटान की लागत जो होती है इसका आर्थिक बोझ सरकार से उत्पाद की निर्माता पर स्थानांतरित कर देती है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट हैं। और यहाँ पर एक बात है कि जो अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है OECD, इसकी EPR की परिभाषा में 2 विशिष्ट विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक है, पहली यहाँ पर निपटान और उत्तरदायित्व का नगर पालिकाओं से हटकर उत्पादों को प्रस्थानित करना, और दूसरी बात उत्पादों के डिजाइन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों बातें देगा और UPSC पूछेगा कि इनमें से ये किसके यहाँ पर किसके द्वारा परिभाषा दी जाती है। OECD है ना, या बोल देगा विश्व बैंक राइट, IMF, ऐसे करके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है इसको। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगर UPSC घुमाएगा तो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो मैंने बात बताई वहाँ से स्टेटमेंट जरूर रखिएगा एक। ठीक है, यहाँ से दोनों करेक्ट है, सी। 83 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च CASA चालू खाता बचत खाता अनुपात वाले बैंकों को कम से कम CASA अनुपात वाले बैंक की तुलना में सस्ते वित्त स्रोत प्राप्त होते हैं। पहली बात 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात PCR वाला बैंक क्रेडिट जोखिम के झटकों के प्रति कम संवेदनशील होता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च अनुपात ये दर्शाता है कि बैंक ने संभावित NPA को कवर करने के लिए धन अलग रखा है और इसलिए संभावित जो चूककर्ता होते हैं अर्थात क्रेडिट जोखिम झटकों के विरुद्ध अधिक मजबूत स्थिति में होगा। दोनों बातें सही है। आंसर 83 का सी। 84 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादप और जंतु दोनों में कोशिकाओं में समान होता है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में समान। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा भंडार भी कहा जाता है। ये कोशिकी जो शोषण होते हैं
उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित करता है और पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 85 है, मिश्रित ज्वालामुखी के संबंध में विचार करना है। ये ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो होगी ये गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात गलत है। दूसरी बात देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्वार होता है, इसलिए यहाँ पर पहली बात गलत होगी। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। विशिष्ट शंक्वाकार आकार और भीषण विस्फोटक होना इनकी विशेषता होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मिश्रित ज्वालामुखी में स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है इसे, और ये लावा प्रवाह और राख और अन्य ज्वालामुखी मलबे की परतों के निर्मित लंबे खड़े किनारे ज्वालामुखी होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता होती है विशिष्ट शंक्वाकार के भीषण विस्फोटों का होना। ठीक है, सेकंड करेक्ट होगा। तीसरा, ये ज्वालामुखी अत्यधिक श्यान लावा का उद्धार करते हैं जो लंबी दूरी तक यहाँ पर बहता रहता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से हो जाएगी आपकी 85 की गलत। हाँ, गलत हो जाएगी ये भी। तीसरी बात भी यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लावा प्रवाह होता है इनका, ये मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण आमतौर पर भीषण विस्फोट और प्रवाही विस्फोट दोनों से होता है, जिससे लावा प्रवाह उत्पन्न होता है। और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है। इसका अर्थ होता है कि ये लावा छिद्र से अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है ना। वन करेक्ट, मतलब सिर्फ एक बात करेक्ट है। एक बात करने मतलब पहला स्टेटमेंट नहीं, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है 3 बातों में। 86 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है और इसे वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के प्रति विश्व की प्रतिक्रिया को समन्वित करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में WTO के संविधान को अपनाया गया था, जो 1948 में लागू हुआ है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर 86 का सी करेक्ट होगा। 87, अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में विचार करना है। अपशिष्ट शक्तियों विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों के प्रावधान को कनाडा के संविधान से अंगीकृत किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 87 का सी यहाँ से सही होगा। 88 नंबर है, ये एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य प्रस्तुति है। यहाँ पर एक पूरा परिच्छेद दे रहा है। ठीक है, जिसमें संगीत गीत नृत्य विविधतापूर्ण संवाद रंगीन वेशभूषा संयोजन होता है। ये कर्नाटक के तटीय जिलों में लोकप्रिय होता है। इसके 2 प्रमुख शैलियाँ होती हैं, जिन्हें मूडल पाया और पडुल पावा कहा जाता है। ये परिच्छेद में है दक्षिण भारत के किस रंगमंच की बात कर रहा है, किस रंगमंच का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर। यक्षगान इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना। मराठा संघ और इनके कुछ क्षेत्र हैं। देखते हैं इसको। पहला ये बोला पेशवा क्या होगा? पेशवा को हो जाएगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेशवा क्षेत्र बोला नागपुर। राइट, ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर चलो अभी इसको देख लेंगे। पेशवा नागपुर गलत से। सिंधिया ग्वालियर। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। सिंधिया राजवंश ग्वालियर के मराठा शासक राजवंश से था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। गायकवाड़ इंदौर। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर गायकवाड़ इसकी राजधानी गुजरात राज्य का बड़ौदा में थी और 18वीं शताब्दी में महासंघ और राज्य का एक अपनी शक्ति अग्रणी को लेकर आया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। होलकर बड़ौदा होलकर राजवंश, इन्हें मूल रूप से चरवाहा जनजाति या कर्षक वंश से भी जाने जाते थे और ये मथुरा जिले के जो दक्कन था उसके गांव में होल या हल में बस गए थे। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। भोसले पुणे। ठीक है, जो भोसले बोला है ये यहाँ पर
इस राज्य में था ये महाराष्ट्र के नागपुर में क्षेत्र में, ना कि पुणे में, तो ये भी गलत हो जाएगी। और जो पेशवा है नागपुर वाली, है ना, तो ये बात यहाँ से पेशवा नागपुर से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेशवा थे ये आपके होंगे पूना, वर्तमान पुणे में, है ना, तो यहाँ से नागपुर नहीं, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है यहाँ से, एक बात यहाँ से सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 90 90 नंबर है। रबातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक की और उसकी सजा उसकी प्रजा का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या, डी कनिष्क यहाँ से सही आंसर होगा इसका, ठीक है। रबातक शिलालेख अफगानिस्तान के प्राप्त दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक महत्वपूर्ण बैक्ट्रियन भाषा का शिलालेख होगा, जिसमें कुषाण सम्राट और कनिष्क के प्रथम वंशावली के उसके दैवी अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। 91 महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में विचार करना है। भारत ने 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता, पहली बात 91 का करेक्ट है। सेकंड बात है, ये पहली बार था जब महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी, सेकंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर महिला कबड्डी विश्व कप दूसरे जो संस्करण में भी सभी मैच ढाका के शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में खेले गए थे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर जब यूपीएससी ने एक बार जो खेल से लेकर क्वेश्चन पूछा है ना, तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर सबने खेल को लेकर के क्वेश्चन ऐड करने लगे अपने टॉपिक में, लेकिन जरूरी नहीं कि यूपीएससी ने एक बार पूछा तो उसी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे इंस्टीट्यूशन वाले चल रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी इन चीज़ पर मुड़ कर ही देखता है कभी, ठीक है, देखेगा तो 2-3 साल बाद देखेगा वो, ठीक है। अभी रिसेंटली में इस साल शायद क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है खेल से। आगे आते हैं, देखते हैं 92 नंबर। तो देखो स्मार्ट स्टडी करना जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट है जो चला रहा है तो उसमें एकदम से ट्रस्ट करके आप लगे पड़े हो, अपना भी कुछ माइंड आपको यूज करना है, ठीक है। आगे आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के संबंध में विचार करना है। यह नदी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नदी बोर्ड अधिनियम 1956 इसे राज्य सरकारों के परामर्श करके अंतर्राज्यीय नदियों की घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने को लेकर भारत सरकार को अधिकार प्रदान करता है। आज तक कोई भी नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, जल विवाद अधिकरण के अध्यक्ष को और सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरी बात है, किसी विवाद की स्थिति में कोई राज्य प्रत्यक्ष रूप से अधिकरण का रुख कर सकता है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी शायद से। तीसरी बात यहाँ से बोला कि किसी विवाद की स्थिति में कोई राज्य प्रत्यक्ष रूप से अधिकरण का रुख कर सकता है ना, तो तीसरी बात यहाँ पर अधिकरण का रुख करेगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार किसी विवाद के संबंध में अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार की ये राय बनती है कि पर उससे जल विवाद जो है उसका समाधान वार्ता के माध्यम से नहीं, बल्कि यहाँ पर जल विवाद के निपटारे के लिए एक जल विवाद का अधिकरण गठन करेगा, और किसी भी स्थिति में राज्य सीधे अधिकरण की अपील नहीं कर सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, बी। 93 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मानव रहित हवाई वाहन और निर्माता देश, देखते हैं इसको। पहली बात है 93 का पहला बोला है MQMB स्काई गार्डियन इजराइल, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इजराइल नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, तो गलत हो जाएगा। हर्मीस 900 संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हर्मीस 900 एक बहुभूमिका मध्यम ऊंचाई वाले दीर्घ स्थापित मेल UAV है, जिसका निर्माण एल्बिट सिस्टम द्वारा किया गया था, ये इजराइल की कंपनी है ना, ये गलत हो जाएगा। बायराक्तर TB2 तुर्की, ये बात करेक्ट है, ठीक है। ये एक मानव रहित हवाई यान है, इसका विकास का निर्माण तुर्की रक्षा जो कंपनी उसके यहाँ पर कर रही है। तपस BH-201 भारत, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर तपस 201 जो है ये टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियर सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन 201 भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है, और ये मेल मानव रहित हवाई वाहन होगा, ठीक है। आपसे भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन मेल मानव हवाई रहित मतलब मेल रहित मानव हवाई यान है ना, तो ध्यान रखना है कौन कौन से बताया मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, चौथी बात करेक्ट है, आंसर 3 और 4 सही है, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 94 है, 94 बोले ग्लोबल मैक्रो इवेंट ड्रिवन
मार्केट न्यूट्रल जैसे शब्द प्राय के संदर्भ में सुर्खियों में देखे जाते हैं? आंसर हो जाएगा, ये देखा जाता है हेज फंड निवेश रणनीति में। ये यहाँ से करेक्ट आंसर। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड जो होता है हेज फंड ऑफ फंड भी शामिल होता है। यहाँ पर ऐसी निजी निवेश या कोष साझेदारी होती हैं जो आमतौर पर पंजीकृत नहीं होती हैं और ये कई तरह के बाजारों, नीतिगत जो लिखित निवेश होते हैं उसके व्यापार करने में सहायक होती हैं, जैसे प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज और गैर जो प्रतिभूतियाँ होती हैं और डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? हेज फंड म्यूचुअल फंड की तरह सख्त विनियामक लागू नियम नहीं करते हैं। ठीक है, हेज फंड की कुछ विशेषताएं होती हैं, 2-3 बातें जान लेते हैं इसकी। पहली बात यहाँ पर कि ये सामान्यतः निजी निवेशक साझेदारी द्वारा निवेशक कंपनियों के रूप में संगठित किए जाते हैं। सेकेंड बात, अलग अलग बाजारों में विविध ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कई तरह के मार्केट पोजीशन में लेना। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे कि ये अपने प्रबंधकों को प्रदर्शन पर आधारित शुल्क भुगतान करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है तीनों। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 95। ब्रिक्स देशों के संबंध में विचार करना कौन सा गलत है? देखो, ब्रिक्स के बारे में जो बात गलत हो जाएगी यहाँ से 95 की, वो होगी यहाँ पर कि इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी गलत बात तो यही है यहाँ पर। ठीक है, कि बोले इसका जो सचिवालय है ये दिल्ली में स्थित है, गलत है। कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपको PT 365 कराया था ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, बताना है आपको। आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आप बी होगा, लेकिन कमेंट में बताना है कहाँ पर स्थित है। 95 लिखोगे और इसका आंसर लिखोगे। आते हैं 96 नंबर में। निम्नलिखित में से जलवायु प्रकारों पर विचार करना है। पहला, इसमें बोला है कि उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, इनमें से बोला कितने यहाँ पर हैं या कौन सी कोपेन जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को दर्शाता है और शुष्क जलवायु की श्रेणी में आता है? तो आंसर हो जाएगा 96 का। कोपेन जलवायु वर्गीकरण शुष्क जलवायु होता क्या है? देखो, ये कोपेन जलवायु वर्गीकरण विश्व की जलवायु के वर्गीकरण करने की सबसे व्यापक रूप से उपयुक्त पद्धतियों में से एक मानी जाती है। यह मुख्य रूप से तापमान और वर्षा पर आधारित होती है। इसकी श्रेणियों में समूह बी शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यहाँ पर केवल तापमान ही नहीं बल्कि यहाँ पर वर्षा और वाष्पीकरण के संबंध में भी आधार को लेकर के निर्धारित किया जाता है। इस क्षेत्रों में स्थायी जल का अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ वनस्पति स्टेपी घास मरुस्थलीय प्रकार की तक सीमित रहती है। ठीक है, कोपेन जलवायु के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, ठीक है, अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ, यहाँ गर्म शुष्क जो मृदु शीत ऋतु होती हैं वो, ठीक है, और मध्य अक्षांशीय स्टेपी, और इसका कुछ उदाहरण होते हैं जैसे कि सहारा मरुस्थल के सीमांत क्षेत्र और दक्कन के पठार के किनारे, है ना। तो यहाँ से पहली बात जो यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात भी करेक्ट है, तीसरी बात भी, चौथी बात भूमध्यसागरीय गलत हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दक्षिणी यूरोप, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, है ना, गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 करेक्ट है, सी आंसर 96 का सही है। 97 आते हैं। भारत में यदि भारत में यदि अन्यथा पात्र हो तो निम्नलिखित में से कौन से 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं? आंसर हो जाएगा 97 का। कौन? एक तो देखो, एक यहाँ पर रह सकता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अगला रहेगा भारत के नियंत्रण प्रणाली का परीक्षक, और एक रहेगा संघ लोक सेवा का अध्यक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें नहीं रहेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष, ठीक है, 62 बी करेक्ट है। 1, 3, 4 क्वेश्चन 97 हो गया। 98 सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आकर्षक प्रतिमाओं में से एकमात्र देवी की मूर्ति किस पदार्थ से निर्मित है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर टेराकोटा सही आंसर होगा। ठीक है। 99 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के अंतर्गत पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। ये किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर ब्राजील, यहाँ से सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित में विचार करना है बोधिसत्व, और यहाँ पर इसकी क्या विशेषता बता रहा है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर 100 का ये बोला है कि इसमें अवलोकितेश्वर करुणामय बोधिसत्व, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड मैत्रेय क्या होगा? मैत्रेय यहाँ पर ध्यान और साधना से संबद्ध, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैत्रेय भविष्य के बुद्ध जो पृथ्वी पर अवतरित होंगे और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध दर्शन या धर्म का उपदेश देंगे। हंसते हुए बौद्ध और मैत्रेय को अवतार माना जाएगा। पहले सही है, दूसरा गलत है। तीसरा समंतभद्र भविष्य के बुद्ध, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर समंतभद्र ध्यान और साधना को संबद्ध को माने जाएंगे, है ना। ये इधर हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें गलत है, सिर्फ एक करेक्ट होगा 100 का। तो इस टाइप से
हम लोग ने यहाँ पर जो विजन का फुल लेंथ टेस्ट FLT 2 था, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और हम लोग साथ साथ अपने UKT जो चैनल है इसके भी हम लोगों ने करीब 4 पेपर को कवर कर लिया फुल लेंथ का। ठीक है, कोशिश करो 5वां पेपर जल्दी यहाँ पर बताने के लिए 1 से 2 दिन में। तो 5वां पेपर भी हम लोग अपना UKT का फुल लेंथ पेपर लेके आएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सुबह मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ध्यान रखना है आपको। डेली टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम को भी उसके क्वेश्चन चलेंगे, वो भी आप देख सकते हो। एक बार जुड़ जाएं, बहुत अच्छा चीज़ है। आप यहाँ से बहुत चीज़ें आपकी क्वेश्चन कवर होंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें कवर होंगे। जहाँ से देखो जितनी चीज़ें मिल सकती हैं उतनी हमको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहेगा कमेंट में, और टेलीग्राम जुड़ के पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कुछ टाइम में शेयर करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, जो टॉपिक डेली का क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, वो सब मैं शेयर करूँगा। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।